हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मेरा नाम लजीज। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम लजीज। यार व्हाई जापानीज मीडिया क्लेम्स इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। मतलब सीरियसली जापानीज मीडिया ने ऐसा बोला है कि मतलब इंडिया अगला सुपर पावर होगा। अच्छा, वीडियो वॉच करते हैं वजह वीडियो उन्होंने क्या बोला है, ऐसी बात क्या कही है? वही ना, लेकिन अब यार मतलब जापान का मीडिया ऐसी बात कर रहा है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर है। यार ये बहुत बड़ी बात थी। वही ना, ये तो अमेरिका को सुन के धचका लगा होगा। लेकिन अब ये वॉच करते हैं वीडियो तो कानून करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जापान के न्यूज चैनल के एक टॉक शो में जापान की फेमस वसेला यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने ये कहा कि मोस्टली इंडिया दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। अच्छा। इनफैक्ट हिरोशी हिराबाशी जो इंडिया में 1998 से लेकर 2002 तक जापानीज एम्बेसडर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिया द लास्ट सुपर पावर। बस एक मिनट यहाँ पर जरा तारीफों को लगाम देते हैं। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे रिपोर्ट को देखें तो उसमें जापान मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन की लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है और इंडिया तो टॉप 10 में भी नहीं आता। एंड जापान के साथ इंडिया के इतने अच्छे फॉरेन रिलेशंस आखिर कैसे हुए? क्योंकि एक टाइम पर तो वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप जानते होंगे इंग्लैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जापान को घुटने पर टेक दिया था। अच्छा। जापान आज की तारीख में अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया के साथ अलाइन कर रहा है। वेल, ये इसका बात तो जवाब है। ऑब्वियसली छुपा हुआ है इंडिया और जापान की हिस्ट्री में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जापान एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है। अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग बुद्धिज्म। बहुत जैसे कि हम सभी ये भी जानते हैं कि बुद्धिज्म ओरिजिनेट कहां से हुआ था। एंड दिस इज वन ऑफ दोस कल्चरल सिमिलैरिटीज जिससे इंडियंस और जापानीज नेचुरली अपने आप को काफी रिलेटेड समझते हैं। पर ये रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हुआ था 1904-5 की रूसो जापानीज वॉर में। उस वॉर के दौरान छोटे से जापान ने रशिया जैसे जायंट को धूल चटा दिया और इस जीत का नतीजा ये निकला कि उस वक्त फेमस हुए एशिया फॉर एशियंस ऐसे एंटी यूरोपियन नारे। ये नारे इंडिया के जेलों में बंद फ्रीडम फाइटर्स के कानों तक पहुंचे और जो आजादी की आग इंडिया में ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी, अच्छा, फिर से दहक उठी। अच्छा। अब इस आग का फिर क्या किया जाए? इसके लिए इंडिया के पास 2 ऑप्शंस थे। अच्छा। एक, या तो वो जापानीज आर्मी का ब्रिटिशर्स के खिलाफ साथ दे, या दूसरा ब्रिटिशर्स को जापान के खिलाफ उनकी वॉर जीतने में मदद करे, ताकि वो हमें बख्श दे। बिल्कुल। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला ऑप्शन चुना। लेकिन ये तो नेताजी के विचार थे। ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स का साथ देना ही ज्यादा फायदेमंद लगा, जिन्होंने कंडीशन रखी थी फ्रीडम फॉर फ्रीडम। ब्रिटिशर्स की मांग बिल्कुल साफ थी। इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद करेंगे तभी इंडियंस को आजादी मिलेगी। और फिर क्या था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापानीज, इटालियन और जर्मन इन तीनों को हरा दिया। और ये देखकर लॉर्ड कर्जन ने ये तक कह दिया था कि अगर किसी ने इंडिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो मानो उसने पूरे दुनिया को अपने लेकिन कितनी बड़ी बात है। ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जापान को बुरी तरह हरा दिया था। यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब से चकनाचूर हुए जापान को लार्ज क्वांटिटीज में आयरन ओर सप्लाई करके फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का पहला कदम भी इंडिपेंडेंट इंडिया ने ही उठाया। अच्छा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सारी जीती हुई वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट IMTFE के जरिए जापान पर वॉर क्राइम्स का इल्जाम लगाकर उनसे पनिशमेंट के तौर पर और भी ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती थी ताकि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, तब अगेन इंडिया ही वो देश था जो इसके अगेंस्ट खड़ा था। जज राधा विनोद पाल ने के विपरीत जाकर जापान को बचाया और इस बात पर काफी स्ट्रांगली अड़े रहे कि जो कंट्री वॉर में ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी है उसे और ज्यादा पनिश करना जापान ऐसा था। बट एज वी ऑल नो, एक अंडर डेवलप्ड देश के ब्राउन स्किन जज की बात मानना वेस्टर्न देशों के खिलाफ था और इसीलिए उन्होंने 1951 में अपनी अलग कॉन्फ्रेंस की, सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से, और वहां पर सभी वर्ल्ड वॉर 2 जीते हुए देश हारे हुए देशों पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगे। गेस व्हाट, वेस्ट के तरफ से लड़ने के बावजूद भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी अनफ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अगले ही साल जापान के साथ अपनी एक अलग पीस ट्रीटी साइन करके जापान पर बिलीव करके उसके साथ रिलेशंस आगे बढ़ाए, जिसके जरिए इंडिया ने ऑफिशियली जापान को उसके हर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स में मदद करने का संकल्प लिया। और आखिर इंडिया के इन्हीं सब ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस के चलते इंडिया और जापान के रिश्ते फाइनली इतने मजबूत हुए कि लिटरली 1989 में जब उनके एम्परर शोवा चल बसे थे तब पूरे इंडिया में 2 मिनट्स का मौन रखा गया था।
जिसने जापानियों के मन में इंडिया के लिए इज्जत और भी ज्यादा क्या बढ़ा। अब भी इज्जत। अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाए ना तो मिलिट्री पावर और ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर ही वो दो चीजें नहीं है जिसकी वजह से जापान को ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट, किसी भी कंट्री को सुपर पावर डिक्लेयर करने के लिए उसमें एटलीस्ट 5 चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 मिलिट्री अलायंसेस, नंबर 2 इंटरनेशनल अलायंसेस, नंबर 3 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नंबर 4 इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड लास्टली स्ट्रॉन्ग ये लीडरशिप। चीजें हैं जिनमें इंडिया से इंडिया के पास 3 चीजें तो पहले से ही है। लाइक नंबर 1 मिलिट्री अलायंस। आज यूएई, रशिया, फ्रांस, इजराइल, अफगानिस्तान एंड इनफैक्ट यूएस भी मिलिट्री में हमारा एलाय है। और अगर हम नंबर 2 की बात करें जो है इंटरनेशनल अलायंस, तो मेजर इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूएन, G20 और FATF जैसे और भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग का इंडिया फाउंडर मेंबर है। और इस वजह से इंडिया के इंटरनेशनल अलायंसेस ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ अच्छे हैं। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इंडिपेंडेंस के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने NAM मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसने वर्ल्ड को यह क्लियर मैसेज दिया था कि इंडिया एक सेल्फ मेड लीडर है। और आज भी मोदी जी के पॉलिसीज जितना हो सके इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। और यही वजह है कि कोविड के टाइम पर हमने वैक्सीन खुद क्रिएट किए और हमने दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट भी किए, वो भी ऐसे टाइम पे जब दुनिया भर में पैनिक और अफरा तफरी मची थी और कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं था। इंडिया बहुत आ गया है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या नहीं है, और वो है 2 चीजें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इस चीज को अचीव करने के लिए हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में परमानेंट सीट की जरूरत है, और ये सीट जापान हमें दिलवा सकता है। क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से उसके परमानेंट सीट पर बस 5 देश बैठे हुए हैं, US, रशिया, UK, चाइना और फ्रांस। एंड इंटरेस्टिंगली यही वो 5 देश है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी अच्छे खासे कंडीशन में थे, पर वो दौर कुछ अलग था और आज 70 साल बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब वक्त आ गया है कि UNSC के परमानेंट सीट्स में भी एडिशंस हो, बट जैसा कि हम सब जानते हैं UNSC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके परमानेंट मेंबर्स जो किसी भी रेजोल्यूशन का समर्थन या रिजेक्शन उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखकर नहीं करते, वो इंस्टेड अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जापान और इंडिया की ही बात ले लो, जो करीब 2004 से जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर UNSC की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन चाइना है कि इन दोनों कंट्रीज के साथ चल रहे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स का गुस्सा यूएन में इस रेजोल्यूशन के खिलाफ देकर निकाल रहा है। ये वीटो इस कर देता मामले है। में ट्विस्ट ये है कि चाइना का ये कहना है कि वो अपना वीटो इसीलिए यूज करता है क्योंकि उसको असली प्रॉब्लम जापान से है, इंडिया से नहीं। और इसीलिए जापान अब इंडिया को आगे पुश कर रहा है ताकि UNSC की परमानेंट सीट पर बैठकर एक ऐसा देश एशिया का प्रतिनिधित्व करे जो उस कुर्सी का इस्तेमाल पूरे एशिया की तकलीफों को सुलझाने के लिए करे और ना कि उस पर राज करने के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि देखो, इसमें जापान को भी जियोपॉलिटिकली बहुत फायदा है। अगर इंडिया UNSC का परमानेंट मेंबर बन गया तो वो एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह सिर्फ रेजोल्यूशन या पॉलिसी पर हाँ या ना नहीं करेगा, बल्कि उसके पास पॉलिसीज बनाने का और डिसीजंस लेने का भी हक आ जाएगा। यानी कल को अगर जापान चाहे तो वो इंडिया के जरिए UNSC की परमानेंट मेंबरशिप मिलने की जो प्रक्रिया है उसी में चेंजेस ला सकता है और एक डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम खड़ा कर सकता है जिसमें चाइना और अन्य परमानेंट मेंबर्स का एज सच कोई सोल से ना हो। अगर मेजॉरिटी ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी किसी कंट्री को एक सुपर पावर मानते हैं और उसके सपोर्ट में वोट करते हैं तो चुपचाप उसे परमानेंट सीट दे दो। इसमें ताकत भी अनेकों देशों के बीच बंट जाएगी और दुनिया के किसी भी मामले में कुछ चुनिंदा देश अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। यानी ऑल इन ऑल, फॉर ऑल दिस टू हैपन, इंडिया इज द की, जिसका एहसास करंट जापानीज गवर्नमेंट के साथ साथ फॉर्मर जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो एबे को भी था, जिन्होंने ओपनली ये कहा था कि इंडिया और जापान का रिश्ता दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तों में से एक है और ये जापान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ ये रिश्ता हमेशा बना कर रखे। और अगर यहाँ पर हम जापान का रिश्ता चाइना के साथ देखें तो उनका रिश्ता भी बिल्कुल सेम है जैसा हमारा रिश्ता चाइना के साथ है। उनका भी सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। एक बोलता है ये आइलैंड मेरा है तो दूसरा बोलता है ये मेरा है, एंड हेंस द राइवलरी। बट यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो दोनों का ट्रेड रूट इंडियन ओशन से होकर गुजरता है, जिसमें चाइना के कई मेजर बेसेस भी और उसमें अपॉइंटेड है 44 से भी ज्यादा सबमरीन्स जो दुश्मनी निकालने के लिए कभी भी छुपके से जापानीज ट्रेड वेसल्स को डुबा भी सकता है। बट इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की पकड़ काफी स्ट्रांग है और इंडियन नेवी जापानीज वेसल्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं देती और इसीलिए भी जापान हमें सपोर्ट करता है। सो दैट ब्रिंग्स अस बैक अगेन टू द क्वेश्चन कि जापानीज मीडिया का यूं इंडिया की इतनी तारीफ करना उनका
क्या इंडियंस और उनके दिमाग के लिए इज्जत का नतीजा है, या फिर ये रिपोर्टेज या सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का एक जरिया है जिससे इंडियंस के इमोशनल दिलों को जीतने की साजिश चल रही है फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट? वजह जो कुछ भी हो, लेकिन यही तो असली काम होता है ना मीडिया का, कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूज रिपोर्ट को पेश करना, और ना कि हर समय अपने ही देश को कोसते रहना और इश्यूज को सेंसेशनलाइज करना। वेल, इस विषय पर आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहूंगा आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। वीडियो खत्म। यार वाकई में जापान और इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं यार, देखें यार, जब इस पे एटम बम मारे, उसके बाद खड़ा ही इंडिया ने जापान को। पहली दफा ये बात सुनी है, देखो ना, आयरन मायरन बेच के हर सब चीज कुछ भाई, सब करके। कुछ दिया, इंडिया नहीं दिया, खड़ा इंडिया करने वाला ही नहीं। फिर इंडिया ने सही, जापान ने सही बोला है ना, वजह सुपर पावर इंडिया ही अगला। सारी बात है भाई, सब जो कुछ यार देखो, उसने वॉच किया है ना इंडिया का, एक जो तजर्बे के सारा कुछ लिहाज है, से। बिल्कुल। अब जो तजर्बा क्या रहा है, जिस तरह से इंडिया आगे जा रहा है, देखिए हम भी स्टैट्स फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। जिस तेजी से इंडिया जा रहा है, ठीक है, आने वाले वक्त में इंडिया बन सकता है, क्योंकि इसकी इकॉनमी सबसे आगे होगी, इसकी आर्मी सबसे बेस्ट होगी, इसकी अभी भी बेस्ट है, लेकिन इसके पास वेपन्स एक से बढ़ के होंगे, तो फिर व्हाई नॉट यार, क्यों नहीं बन सकता है इंडिया एक सुपर पावर? जापान की दोस्ती बिल्कुल वजह जैसी पाकिस्तान की चैनल नहीं है आपस में, ऐसी जापान और इंडिया की दोस्ती लाजवाल है। अभी तक देखिए ना, इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन जापान ही बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर कदम पे इंडिया का साथ दे रहा है। बिल्कुल, वाकई में कोई कितने यूएन के अंदर कितना साथ दे मोदी जी ने दौरे किए हैं जापान के, उसके वजीर आजम ने इधर किए हैं दौरे, ये पता चलता है ना दोनों के रिश्तों का। भाई सही बोल रहे हैं आप। और वो जो चीज थी उनकी मदद करने की, इंडिया की जापान की, वो चीज उन्हें याद है। बिल्कुल यार, मुश्किल टाइम पे कोई उनके साथ कोई नहीं खड़ा था जापान के साथ, सिर्फ इंडिया के अंदर मिला के जापान के साथ। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई थी, सारे देश एक दूसरे पे लगे थे, लेकिन नेहरू जी ने नहीं ज्वाइन किया था, सेक्शन मैक्शन वाला कहा कि भाई नहीं, तुम लोग लगे रहो, मैं तो नहीं करता। हाँ, सही बात की थी ना, जो अपने मुल्क मफाद में होता है वो करते हैं ना। बिल्कुल, ये बात है, ये एक तजर्बे की बात है ना। जापान अगर ये चीज करा देता है वीटो वाली, अगर इसको परमानेंट सीट अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट सीट दिलवा देता है, तो फिर वीटो के लिए अपना क्या नाम, इंडिया भी आ जाएगा। सही इसमें परमानेंट सीट मिल जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि इंडिया को वाकई में मिलनी चाहिए। दुनिया में 3rd नंबर पे आता है हर चीज में, तो जो बकाया 5 बने हुए हैं, उनसे जीडीपी तो इंडिया की काफी आगे, हर चीज में आगे, तो फिर क्यों नहीं है भाई इंडिया को तो होना चाहिए। मैं तो सबको ठोक ठाक के बोला भाई, भूतनी क्यों, मुझे क्यों तुम लोगों ने ऐड नहीं किया, वही ना। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं जापान और इंडिया की इस दोस्ती पे? इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।